रेप विक्टिम लड़की जिसका मर्डर हुआ, उसकी लाश पे बैठ के राजनीति कर रहे थे, आइडेंटिटी रिवील कर रहे थे, हमको इंटरवीन करना पड़ा, एफआईआर करानी पड़ी। तो जब इस प्रकार के लोगों के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई होगी, अब राहुल गांधी का एफिडेविट देखिएगा इलेक्शन में जिन्होंने फाइल किया है, पॉक्सो के आरोपी हैं वो। तो इस तरीके की कार्रवाई जब समाज में बैठे ऊंचे लोगों पे होगी तब सख्त संदेश जाएगा। कानून का जो दंड है वो एक बराबर चलना चाहिए सबके लिए। सबके। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मौजूदा स्थिति बच्चों की कैसी है हमारे देश में? क्या हम उन्हें ये कह सकते हैं कि वो डेवलप हो रहे हैं, या बहुत अभी उन पर काम करने की जरूरत है? सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन एक ही तरीके से नहीं होता, यहाँ तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी बहुत जोर से चलती है और तमाम तरह की चीजें हैं। हर क्षेत्र का अगर आप आंकलन करेंगे तो क्या हमारे देश के बच्चे सही जा रहे हैं या बहुत जरूरत है काम करने की? देखिए ये बात सही है कि काम करने की बहुत ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये बात भी उतनी सही है कि हमने अभी दिशा अपनी ठीक की है। क्या होता था कि भारत में जब बाल अधिकार की बात होती थी तो यूरोप के मॉडल उठा लिए जाते थे, बड़े बड़े एनजीओज आ जाते थे, उनका पैसा लग जाता था, यूनिसेफ जैसी संस्थाएं आ जाती थी, और एक पूरा का पूरा, मैं साफ शब्दों में कहूँ तो फंड की चोरी चकारी का मैकेनिज्म काम कर रहा था, जिसमें बच्चों की चिंता किसी को नहीं थी। भाई भारत में बच्चों के संरक्षण और संवर्धन का प्राथमिक दायित्व किसके पास होना चाहिए? सरकार के पास या परिवार के पास? क्या परिवार को इन्वॉल्व किए बिना आप बच्चों का संरक्षण और संवर्धन सुनिश्चित कर सकते हैं? तो हमारे यहाँ तो बच्चों से अलग परिवार को देखा जाता था, बच्चे को साइलो में देखा जाता था। अब आपने वो फिल्म देखी है मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे? वो हकीकत है। वहाँ पे यूरोप में कई देशों में ऐसा नियम है कि एक सर्टेन एज के बाद अगर बच्चे को अलग बेडरूम नहीं दिया तो स्टेट के लोग बच्चे को, सरकार के लोग बच्चे को ले जाएंगे, अनाथ आश्रम में रख लेंगे, क्योंकि वो ये मानते हैं कि बच्चा अगर अपने माँ बाप के साथ भी सो रहा है तो वो प्रोस्पेक्टिव रेपिस्ट के साथ सो रहा है। भारत में परिवार के अंदर रेप होते हैं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, ठीक है, लेकिन भारत में तलाक की दर अभी यूरोप जैसी नहीं पहुंची है। बिल्कुल। अब आप कल्पना करिए कि जिन देशों में तलाक की दर 70%, 74%, 75%, 50% हो गई है, वहां बच्चे के 8-9 साल का होते होते तो वो दूसरे तीसरे स्टेप फादर स्टेप मदर के साथ होता है। तो रिश्तों का कोई बंधन, कोई मर्यादा है कम नहीं। से कम भारत में अभी मर्यादा है, भारत बहुत में हद तक मर्यादा है। भारत में घरों के अंदर उतनी उतनी साइलोज वाली स्पेसेस नहीं है अभी भी। भारत में हम जिनको इमीडिएट फैमिली, देखिए अब ये भी बहुत मजेदार बात है, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, इनको जो यूरोपियन कॉन्सेप्ट है वो एक्सटेंडेड फैमिली बोलते हैं। हमारे यहाँ ये इमीडिएट फैमिली है। इमीडिएट फैमिली का भारत में कॉन्सेप्ट ही नहीं था, कानून के लिहाज से, अच्छा, सामाजिक लिहाज से था। तो गांधी जी से लेकर के सारे लोगों ने जो बात कही वो ये है कि भाई कानून वो होगा जो सामाजिक मर्यादा के भीतर रह के लोगों को एक नियम पे चलने के लिए आगे ले जाएगा। वही धर्म है, वही कानून है। तो आप दूसरे का कानून थोड़ी ही अपने यहाँ लगा सकते हो भाई। अब भारत में मोदी जी ने 2015 में आकर के जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर देना चालू किया, तो एक एक कमरे का घर सबको मिल रहा है जब सरकार दे रही है। अब ऐसे में आप बोल रहे हो कि अलग बेडरूम दो बच्चे को 8 साल की उम्र में, नहीं तो बच्चे को ऑर्फनेज में रखेंगे। अच्छा, ऑर्फनेज में बच्चे को पालना धंधा था। मैं फिर बड़ी जिम्मेदारी से आपको बताऊंगा ये बात कि हमने जब ये बोला कि जो बच्चे अनाथ आश्रम में रखे गए, ये भारत में पहली बार हुआ है कि अनाथ आश्रमों का सोशल ऑडिट हुआ, वो हमने किया। अनाथ आश्रमों में रहने वाले बच्चों के सुरक्षा की सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 2019 के भाजपा के मैनिफेस्टो में वायदा किया था। उससे पहले कभी ऑडिट नहीं हुआ था ना। तो उसमें क्या हो रहा है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा? किसी को कोई जानकारी नहीं। खबर आती थी मुजफ्फरपुर में रेप हो गया, देवरिया में रेप हो गया, जाके कोई नहीं देखता। तो हमने सुनिश्चित किया कि जाके देखने का तंत्र काम करे। आप कल्पना कर सकती हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में जा रही है सत्ता पाने के लिए और अपने मैनिफेस्टो में ये लिख रही है कि हम अनाथ आश्रमों की संरक्षण के लिए एक प्रणाली विकसित करेंगे उन बच्चों के लिए जो वोटर नहीं है। ये भाजपा ने किया, ये प्रधानमंत्री जी ने देश से वायदा किया 2019 के इलेक्शन में।
हमने उसको पूरा किया। मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन तैयार किए। 6,500 इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स, अभी जिस दिन मैंने कार्यभार छोड़ा है उस दिन तक 6,500 इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स मेरे पास थी। हर चीज़ की पोर्टल बनाए। तो खैर आयोग में तो इतना काम हुआ है, आज 8-10 पोर्टल हैं, 10 SOP और गाइडलाइन बनाई हैं, खूब सारा काम किया हमने। जितना काम कर सकते थे उससे ज़्यादा काम किया है। तो जहाँ पे नीतिगत कमियां थी, जैसे स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए पॉलिसी नहीं थी, हमने बनाई। जैसे स्कूल सेफ्टी के लिए मैनुअल नहीं थे, हमने बनाए। जैसे पॉक्सो के पीड़ितों को मुआवजा मिले, उनका रिहेबिलिटेशन इंश्योर हो, उसका निगरानी तंत्र नहीं था, हमने बनाया। अनाथ आश्रमों को मैंने आपको बताया ही, हमने बनाया। पहली बार ऐसा हुआ भारत में कि जो भारत सरकार की ग्रांट जाती है, तो अनाथ आश्रमों में बच्चों को रखने से ज़्यादा ग्रांट भारत सरकार ने उस मद में दी जहां परिवारों में बच्चों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सरकार मदद करती है। अच्छी हमने 645 NGOs के फॉरेन फंडिंग अकाउंट खंगाले। कब? जब हमने कहा कि बच्चे जिनके माँ बाप हैं उन्हें घर भेज दो। तो जानती हैं क्या हुआ? तिस्ता सीतलवाड़ एक एक्टिविस्ट, सो कॉल्ड एक्टिविस्ट है, उसने आंदोलन शुरू कर दिया। तमाम NGOs ने आंदोलन शुरू किया। इनको तकलीफ क्या है, क्यों पेट में दर्द है, बच्चे माँ बाप से मिलेंगे तो। 645 NGOs के हमने अकाउंट देखे, उनको उस साल 954 करोड़ रुपए आया था। एक बच्चे के नाम पे 2 लाख से लेकर 6 लाख रुपया कमाया था। धंधा था। नलगोंडा के चर्च के डायसिस के पास हमको एक जो है एग्रीमेंट मिला कैनेडियन एजेंसी का, कि जो बच्चे यहाँ रहेंगे उनका खर्चा उठाएगा कनाडा का चर्च। कनाडा का चर्च उनको, इन बच्चों को खाना, पोषण, शिक्षा, कपड़ा, शेल्टर और धर्म देने के बदले पैसा देगा। धर्म धर्म, अब धर्म बिकाऊ चीज हो गई। तो ये तमाम तरीके की चीजें। लेकिन मैं ये कहूंगा कि कानून अब सख्त बने हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है, चाइल्ड लेबर एक्ट है, चलना शुरू किया है। सफर लंबा। अभी मैं कुछ और पूछना चाह रही थी, उस पर बाद में आऊंगी, लेकिन आपने यूनिसेफ का भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया। यूनिसेफ के जो कर्मचारी हैं वो कुछ ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व हुए जो भारत विरोधी थी, या फिर POK को वो लोग क्या आजाद कश्मीर कहते हैं? मैंने कहीं पर पढ़ा था, क्या ये बात सच है? आपकी दोनों बातें एकदम ठीक है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वो लोग आजाद कश्मीर डिक्लेयर कर चुके हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में, डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में। हमने जब उनको नोटिस किया बकायदा, तब उन्होंने वेबसाइट से रिपोर्ट हटाई। तो देश की संप्रभुता के लिए यूनिसेफ जैसी संस्थाएं खतरा हैं। जब CAA के खिलाफ शाहीन बाग में वो जो तमाशा हो रहा था, उसमें यूनिसेफ में काम करने वाली महिलाएं भी जाके बैठ के नारे लगा रही थी कि मोदी जी हमारी आज़ादी छीन रहे हैं। अरे तुम यूनिसेफ में काम कर रहे हो, बिना टैक्स का पैसा पा रहे हो। UN के एम्प्लॉयज की कमाई पर टैक्स नहीं है, भारत सरकार ने एग्जम्प्ट कर रखा है। बिना टैक्स की तनख्वाह, लाखों रुपए की तनख्वाह। और जिसको मैं बोल नहीं रहा आपके चैनल पे कौन कौन सी गैंग कहा जाता है, वो सारी गैंग में शामिल लोग वहां बैठ के कि हमारी नागरिकता दो। अरे तुम्हें नागरिकता की कौन बात कर रहा है, तुम्हें कौन छीन रहा है नागरिकता? तो ये तमाम तरीके के आंदोलनजीवी लोग जो हैं वो यूनिसेफ में अड्डा जमा के बैठे हुए हैं। और आज भी यूनिसेफ देश विरोधी कामों में लगा हुआ है। हमने सरकार को कई रिकमेंडेशंस की और कई चीज़ें सुधरी भी हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जब तक ये यूनाइटेड नेशंस की संस्थाएं सुधर ना जाएं, तब तक इनके साथ कोई काम नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, मैं आपका जब इंटरव्यू करना था तो उससे पहले मैंने आपका पूरा ट्विटर, जिसे हम अब X कहने लगे हैं, वो पूरा मैंने खंगाला। तो मुझे उसमें जो ओवरऑल एक चीज मिली वो ये कि आप सनातन को लेकर अक्सर बातें करते हैं, और ठीक है, आपका धर्म है, हमारा धर्म है, हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन जब एक शख्स एक पद पर हो जाता है तो फिर उसको टारगेट भी किया जाता है। तो आपको सनातनी तो लोग कहते होंगे, लेकिन सेक्युलर वाला तमगा तो हट गया होगा आपके नाम के आगे से। देखिए, गांधी जी ने गांधी जी से जब किसी पत्रकार ने पूछा कि आप अपने बच्चों को क्या बताना चाहेंगे, तो गांधी जी ने कहा कि अगर मैं उसे कुछ सिखा सका तो ये सिखाऊंगा कि अपने धर्म की रक्षा कैसे करनी। मैं गांधी का अनुयायी होने के नाते हिंदू धर्म में मानता हूं। मेरा देश बदल गया है। मेरे देश में अगर मैं ये कहता हूं कि मैं हिंदू हूं तो कोई उंगली नहीं उठा सकता है। मैं उस परिस्थिति से निकल के आया हूं। मैं आपको सच बताता हूं, एकदम सच। NCPCR में जो अपॉइंटमेंट होता है
उसके लिए इंटरव्यू होता है जैसे स्टेट की किसी सर्विस में जाने ठीक है। इंटरव्यू हो। और मेरा जो व्यापार है वो भी ऐसा था कि मुझे कई सारे प्रोफेसर से कई बार, मेरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट का काम है तो ठीक। उसमें ज़रूरत पड़ती थी। तो कई बार ऐसा होता था कि लोग कहते थे, मुझसे कहा, मेरे शुभचिंतकों ने कहा कि यार तुम ये कलावा वलावा पहन के जो है बैठोगे तो इमेज खराब हो जाएगी। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इनकी मीटिंग्स में हम पूरी आस्तीन की कमीज़ पहन के जाते थे, अपने कलावा कड़ा और धार्मिक निशानियों को छुपा करके। तिलक कभी नहीं लगाते थे जब अर्जुन सिंह और कपिल सिब्बल जैसे लोग वहाँ बैठे होते थे। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि हिंदू आइडेंटिटी के साथ सरकार में काम करना, सरकार के साथ काम करना भारत में संभव नहीं था। यूपीए शासनकाल में। यस, मैं आपको अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बता रहा हूँ। और वो असर खत्म नहीं हुआ था। मेरा इंटरव्यू था तो मेरे किसी मित्र ने आके मुझसे कहा कि यार तुम वो पूरी वहाँ की कमीज पहन के जाना इंटरव्यू में, ये कलावा कड़ा नहीं दिखना चाहिए। तो उनको बताया कि अब दौर बदल गया है, अब जो है ये मोदी जी का दौर है और इसमें सभी को अपनी अपनी धार्मिक आस्थाओं को प्रकट करने की, धार्मिक मान्यताओं को मानने की, धार्मिक परंपराओं के अनुसार काम करने की आज़ादी है। अब इस देश में हिंदू होने पर शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है, तो बी ए प्राउड हिंदू।